अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हर सूरत आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए अब भी सहूलतकारी जारी रखे हुए हैं। इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की गई थी वो समात के लिए मुकर्रर की गई, इसकी काज लिस्ट जारी की गई और काज लिस्ट जारी होने से एक कन्फ्यूजन पैदा हुई कि क्या काजी साहब वाकई एक ऐसी आइनी तरमीम जिससे वो बराह रास्त मुस्तफ़ीद हो सकते हैं उसके खिलाफ दायर दरखास्तों की समात भी खुद करेंगे। इसके ऊपर बेंच भी बन चुका, 3 रुकनी बेंच है। 17 अक्टूबर को इन दरखास्तों पर समात होगी, लेकिन जो चीज़ें रिपोर्ट हुई कुछ चीज़ें उस तरह नहीं हैं, यानी जो असल हकायक है वो कुछ और हैं। पस पर्दा हकायक इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल जरदारी के वज़ीर आज़म बनने के रास्ते में 24 रुकावटें खड़ी कर दी हैं। 24 वजूहात मौलाना साहब की जानिब से बताई गई हैं, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि बिलावल का वज़ीर आज़म बनना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। बिलावल जरदारी गुज़श्ता कुछ अरसे से हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि आइनी तरमीम मंजूर हो। ज़राए तो ये भी कहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि उनकी ज़िंदगी में बिलावल एक बार वज़ीर आज़म बन जाए, और इसी हवाले से बिलावल को आइनी तरमीम की मंजूरी की एक तरह से असाइनमेंट दी गई, और अगर बिलावल इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर उनके वज़ीर आज़म बनने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। मौलाना साहब की जानिब से जो 24 रुकावटें खड़ी की गई हैं, जो 24 सवाल बिलावल को भेजे गए हैं, एक तरह से ये उनके वज़ीर आज़म बनने का जो टेस्ट है उस टेस्ट में मौलाना साहब जो है वो उनके एक तरह से इम्तिहान में ये उनका इम्तिहान लेने के लिए मौलाना साहब मौजूद हैं, और 24 सवाल अगर बिलावल ये पास कर गए तो फिर शायद उनके वज़ीर आज़म बनने का रास्ता खुल जाए। ये 24 सवालात क्या हैं, ये 24 नुकात पॉइंट्स क्या हैं, इसके ऊपर भी आपके साथ तफसीलन बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से आइनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर की गई। ये आइनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर आबिद ज़ुबैरी और दीगर मुख्तलिफ फ़रीक़ैन की जानिब से दायर की गई थी, और इन आइनी तरमीम के हवाले से अचानक हफ्ते के रोज़ ये खबर आई कि चीफ जस्टिस की जानिब से 3 रुकनी बेंच बनाया गया है, और ये 3 रुकनी बेंच जो है ये रेगुलर बेंच है, और कहा गया कि ये बेंच ही दर हकीकत आइनी तरमीम के हवाले से दायर दरखास्तों की समात करेगा, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन पैदा हुई और ये सवाल बहरहाल उठने लगा कि इस आइनी तरमीम से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बराह रास्त मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, तो फिर काजी साहब कैसे इस आइनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तें सुन सकते हैं। वैसे कोई अजीब बात भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले काजी साहब आर्टिकल 63A से मुतल्लिक केस जो है वो सुन चुके हैं, अपनी मर्ज़ी का बेंच बना के अपनी मर्ज़ी के जज शामिल करके अपनी मर्ज़ी का फैसला जारी कर चुके हैं, और इस हवाले से अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं लगती कि काजी साहब के नज़दीक असूल, ज़वाबित, कानून, आइन, अब इसकी कोई पीछे अहमियत या वैल्यू जो है वो नहीं रह गई। बहरहाल काजी साहब की जानिब से ये केस समात के लिए मुकर्रर किया गया। आबिद ज़ुबैरी की दरखास्तें थीं, और इस दरखास्त में जो बेंच है वो 3 रुकनी बेंच है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, ये 3 रुकनी बेंच 17 अक्टूबर को अब समात करेगा। लेकिन इसमें अहम सवाल ये है कि क्या वाकई आइनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समात होगी। तो ज़राए इस हवाले से कहते हैं, मैंने वैसे अपनी जो पहली एक वीडियो थी उसमें कुछ ये इशारतन इसके ऊपर हल्की फुल्की बात की थी, लेकिन जब फिर मज़ीद इन चीज़ों के ऊपर काम किया, मज़ीद तफसीलात सुप्रीम कोर्ट से जानने की कोशिश की, तो उससे फिर ये तफसीलात सामने आई कि ये मरकज़ी दरखास्तें नहीं हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आइनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर कुछ एतराज़ात आयद किए गए थे। काजी साहब ने उन एतराज़ात को चैम्बर में समात के लिए मुकर्रर करने की बजाय ओपन कोर्ट में समात के लिए मुकर्रर कर दिया, और इस तरह एक ये कन्फ्यूजन पैदा हुई कि शायद ये आइनी तरमीम के खिलाफ दायर मरकज़ी दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर हुई हैं। उसकी एक वजह यह है कि मरकज़ी दरखास्तें समात के लिए मुकर्रर करने के लिए 3 रुकनी इंतज़ामी कमेटी का इजलास होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आइनी दरखास्तें हैं और आइनी दरखास्तों की समात के लिए 3 रुकनी इंतज़ामी कमेटी बेंच बनाती है। फिर उसमें कौन कौन से जज शामिल हों वो उसके ऊपर जो है उसकी समात करने के लिए उनके नाम दिए जाते हैं, फिर अक्सरियत या मुतफ़िक़ा तौर पर इन सब चीज़ों की मंजूरी होती है, और फिर ये केस समात के लिए मुकर्रर होता है। हमारे ज़राए के मुताबिक जुमेरात के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी इंतज़ामी कमेटी का इजलास होना था, लेकिन वो इजलास नहीं हो सका। हमने मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ ज़राए से ये चीज़ें कन्फर्म करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक ये चीज़ कन्फर्म नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि जुमेरात, जुम्मा या हफ्ते के रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट में 3 रुकनी इंतज़ामी कमेटी का इजलास नहीं हुआ, इसलिए नए बेंचेस और मुकदमात के हवाले से भी
कोई फैसला नहीं हो सका। तो जब फैसला नहीं हो सका तो फिर ये आइनी मुकदमा जो आइनी तरमीम के खिलाफ दायर किया गया, ये कैसे समाअत के लिए मुकर्रर हुआ? तो फिर जैसे मैंने कहा कि ये मरकज़ी दरखास्तें नहीं हैं, बल्कि उन दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जो एतराज़ात आयद किए गए, उन एतराज़ात का पर इन चैम्बर सबील कर जो इन चैम्बर समाअत करने की बजाय काजी साहब ने इनको ओपन कोर्ट में मुकर्रर कर दिया है। अब इससे ये हो सकता है कि काजी साहब इस मौके का फ़ायदा उठाएंगे, अपने मनपसंद ऑब्जर्वेशंस देंगे, सियासी नौइयत के रिमार्क्स देंगे और एक तरह से बहुत सारे लोगों को पैगाम देने की कोशिश करेंगे, अपने दिल की भड़ास निकालने की कोशिश करेंगे। पार्लियामेंट ने अभी आइनी तरमीम मंजूर नहीं की, आइनी मुसवदा सामने नहीं है, जब वो मंजूर होगा, पार्लियामेंट में पेश होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें देखेगी। और इससे पहले भी आबिद ज़ुबैरी साहब की ही दरख्वास्त थी गालबन, जो गुज़श्ता साल अप्रैल 2023 में समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल 2023 को जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून था उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी किया था। तो अब काजी साहब मेरे ख्याल में आबिद ज़ुबैरी साहब से स्कोर सेटल करने की कोशिश कर सकते हैं, और इस हवाले से उनकी अच्छी खासी खींचातानी भी हो सकती है। लेकिन ये सवाल बहरहाल सूरत अपनी जगह मौजूद रहेगा कि ये जो आइनी तरमीम है इसके खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आइनी तरमीम की मंजूरी से पहले ही होनी है, क्योंकि जब आइनी तरमीम मंजूर हो जाएगी तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट की अहमियत ख़त्म हो जाएगी, तमाम तर इख्तियार वफाकी आइनी अदालत के पास चले जाएंगे, तो फिर इस तरमीम के ऊपर समाअत कैसे हो सकेगी? तो ये मेरे ख्याल में अगर कोई इसका ग्राउंड बनता है तो वो पहले बनता है कि इसके ऊपर पहले इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन काजी साहब अब देखें कि इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन एक इसकी वजह यह भी हो सकती है कि ये दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का एक मकसद ये भी हो सकता है कि चूँकि हाई कोर्ट्स के अंदर मुख्तलिफ दरखास्तें दायर हैं, तो कहीं किसी हाई कोर्ट से कोई अहम फैसला ना आ जाए, कोई आर्डर ना आ जाए, आइनी तरमीम के ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई करने से हुकूमत को रोक ना दिया जाए। तो इस वजह से काजी साहब ने भी ये दरखास्तें उठा ली कि अगर कोई मौका बनता है तो हम कहेंगे, और अटार्नी जनरल भी फिर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में जाकर ये मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं कि आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में भी अब दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हैं, और इन दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में बेंच समाअत कर रहा है। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये समाअतें मुकम्मल ना हो, तो इसलिए हाई कोर्ट्स इस मामले को अब ना छेड़ें। लेकिन यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, क्योंकि काजी साहब का और उनके हम ख्याल जजेस का ये मौक़िफ़ है कि जब हाई कोर्ट में मामला हो तो फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को समाअत नहीं करनी चाहिए। गुज़श्ता साल पंजाब KP इलेक्शन केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याही अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्ला और गालबन जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब पर मुश्तमिल जो मुख्तलिफ जजेस थे, उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट लिखे थे और इस नुक्ते को उठाया था कि ये मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समाअत उस वक्त तक ना करे जब तक हाई कोर्ट्स में इन पर फैसला नहीं हो जाता। तो अब देखना ये है कि क्या काजी साहब और उनके हम ख्याल जजेस एक बार फिर अपने असूल, ज़वाबित और अपने जो एक उनके प्रिंसिपल्स हैं, अपनी जो रिवायात है अदलिया की, क्या उनको रोंदते हुए एक बार फिर इन दरखास्तों को बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं। क्योंकि अभी 17 अक्टूबर को जो समाअत होगी वो दर हकीकत इन दरखास्तों के एतराज़ात के ख़िलाफ़ वो समाअत होगी, और जो एतराज़ात उठाए गए रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से उसके ऊपर वकला दलाइल देंगे, और अगर वो एतराज़ात जो है वो अदालत ने एक तरह से गलत करार दिए, इनवैलिड करार दिए, तो फिर ये दरखास्तें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। लेकिन अगर एतराज़ात बरकरार रहते हैं तो फिर ये दरखास्तें जो है वो खारिज हो जाएंगी और इनके ऊपर समाअत नहीं हो सकेगी। तो जो भी बहरहाल अहम तफसीलात होगी, जो भी पेशरफ्त होगी, अब वो 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगी। इस हवाले से जो भी अहम तफसीलात होंगी वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, और अगर इससे पहले भी कोई अहम डेवलपमेंट होती है तो उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। तो ये कुछ तफसीलात मैं समझता था कि ये बताना ज़रूरी है ताकि कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो, क्योंकि जब ये खबर आई थी तो उसके बाद फौरी एक ये तासुर बना था कि शायद सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब इन दरखास्तों की समाअत करने जा रहे हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि 17 अक्टूबर को काजी साहब सिर्फ एतराज़ात के ऊपर समाअत करते हैं या फिर साथ ही दरखास्तों के काबिल समाअत होने के हवाले से भी दलाइल तलब करते हैं। इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। अब दूसरी अहम चीज़ है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से भी आइनी तरमीम के हवाले से जो उनका अपना ड्राफ्ट है JUI फे का, वो भी अब सामने आ चुका है, और इस जो ड्राफ्ट है इसके अंदर टोटल 24 नुकात हैं, और ये 24 पॉइंट्स दर हकीकत मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से वो 24 रुकावटें हैं, वो 24 हर्डल्स हैं, वो 24 सवालात हैं उस सवालनामे के, उस पेपर के
जो पेपर बिलावल को वज़ीर आज़म बनने के लिए दिया गया, और मुझे यूँ लगता है कि मौलाना साहब ने कुछ ऐसे सख्त सवालात भी इस पेपर में शामिल किए हैं जो बज़ाहिर बिलावल के जो है वो उसके पास होने के इम्कानात इसमें मुझे तो कम अज़ कम नज़र नहीं आते। मौलाना की जानिब से आइनी तरमीम के हवाले से जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसके 24 नुकात हैं, और ये जो 24 नुकात हैं ये दर हकीकत मैं समझता हूँ कि बिलावल के वज़ीर आज़म ना बनने की 24 वजूहात हैं। और मौलाना ने इस ड्राफ्ट में ये बताया है कि क्यों बिलावल अभी वज़ीर आज़म बनने का अहल नहीं है। एक तो मौलाना साहब की जानिब से पहली बात तो यह है कि जो मुस्लिम लीग नून की मुसवदे की मैंने खबर इससे पहले आपको शेयर की थी, वो मुसवदा जो है वो 53-54 नुकात पर मुश्तमिल था, यानी 53 से 54 मुख्तलिफ आर्टिकल्स के अंदर जो है वो तरामीम की जाएंगी, कुछ नए आर्टिकल्स का इजाफा किया जाएगा, और उसमें बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जजेस की तकर्री के हवाले से, जजेस के एहतसाब यानी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से, इस तरह बहुत सारी मुख्तलिफ उसमें तरामीम की गई हैं। उसके अंदर कुछ नए आर्टिकल्स भी आइन के अंदर शामिल किए गए हैं। लेकिन मौलाना साहब की जानिब से जो मुसवदा सामने आया है उसमें टोटल 24 नुकात हैं, और इन 24 नुकात में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो मौलाना साहब की जानिब से सूद के हवाले से इसमें नुकात शामिल किए गए हैं। और मौलाना की जानिब से अपने इस मुसवदे में ये भी कहा गया है कि सूद के हवाले से आइन के अंदर भी आइन का आर्टिकल 38 के अंदर इस बात को जो है वो उसका हिस्सा बनाया जाए कि 1 जनवरी 2028 तक पूरी रियासत के अंदर और तमाम जो प्राइवेट इदारे हैं वहाँ पर भी सूद का जो निज़ाम है उसको ख़त्म करके इस्लामी मालियाती सिस्टम जो है वो राइज किया जाएगा, और इस हवाले से हुकूमत कोशिश करेगी। इसके अलावा आर्टिकल 70A के अंदर भी तरमीम करने का कहा गया है। आर्टिकल 115 सब सेक्शन 4 उसमें भी आइनी तरमीम का कहा गया, और कहा गया कि कोई भी बिल जो पार्लियामेंट के अंदर यानी कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किया जाएगा वो उसकी एक एक कापी साथ साथ इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल को भी भेजी जाएगी, और वहाँ पर उनकी जो ओपिनियन होगी या जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की राय होगी उसको भी फिर बाद में कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल 175 के अंदर भी तरमीम करने का कहा गया है, और इसमें ये कहा गया है कि आइनी अदालत की बजाय मौलाना की जानिब से अब बाकायदा आर्टिकल 175 का हवाला देते हुए कहा गया है कि आइनी अदालत नहीं होगी बल्कि आइनी बेंचेस होंगे, और सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स के अंदर ये आइनी बेंचेस तश्कील दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस समेत 5 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच होगा जो सुप्रीम कोर्ट में आइनी मुकदमात की समाअत के लिए तश्कील दिया जाएगा। इसके अलावा हाई कोर्ट्स के लेवल पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और दीगर 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल ये 3 रुकनी आइनी बेंचेस होंगे जो आइनी दरखास्तों की समाअत करेंगे। यानी मौलाना साहब ने बिलावल की आइनी अदालत को जो है वो पाँव के नीचे दे दिया, उसे कुचल दिया। बिलावल की ख्वाहिश कि आइनी अदालत हर सूरत बनेगी, मौलाना साहब ने उसके आगे फुल स्टॉप लगा दिया, और इसी वजह से मैंने आपको कहा कि बज़ाहिर बिलावल के वज़ीर आज़म बनने के जो रास्ता था उसके अंदर मौलाना साहब की जानिब से बहुत ज़्यादा कांटे बिछा दिए हैं। अब देखना यह है कि बिलावल इन कांटों को कैसे ख़त्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि इन जो मौलाना की जो मुसवदा है उसमें मुझे कोई ऐसी चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती कि जिसके ऊपर बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी इत्तेफाक राय कर सकती है। हाँ, एक ये बेंचेस वाली वैसे बात किसी हद तक है, अगर इसके ऊपर मुख्तलिफ सियासी जमातें बैठें और इसके ऊपर कोई मज़ीद इसके ऊपर गौर व फिक्र करें तो शायद इस नुक्ते के ऊपर, इस एक शिक के ऊपर हो जाए। बाकी बहुत सारी चीज़ें मौलाना की जानिब से ऐसी हैं जो शायद बिलावल को किसी सूरत पसंद नहीं आएंगी, और ये भी मुमकिन है कि बिलावल मौलाना का मुसवदा मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दें, क्योंकि इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून का मुसवदा जो तकरीबन वही मुसवदा है जिसके बारे में ये कहा गया कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दिया गया है, उस मुसवदे को मौलाना साहब रिजेक्ट कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी का मुसवदा वो मौलाना साहब के पास है, अब उसके ऊपर मौलाना साहब अपनी लीगल टीम के साथ मुशावरत करेंगे, अपनी मजलिस शूरा और दीगर जो मजलिस आमला है उसके साथ मुशावरत करेंगे, और फिर मुमकिन तौर पर एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार करेंगे या पीपल्स पार्टी के उस मुसवदे का शिकवार जो है वो उसके ऊपर अपनी राय देंगे, और उसमें बताएंगे कि कौन सी शिक मौलाना को किस शिक के साथ मौलाना इत्तेफाक करते हैं और किस को मुस्तरद करते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 175A के अंदर भी तरमीम करने की जो शिक है वो मौलाना के इस
वो मौलाना के इस मुसवदे में शामिल है, जिसके तहत जो आर्टिकल 175A में जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार है, जो 19वीं तरमीम के ज़रिए बाद में तय किया गया था और पार्लियामान से इख्तियार लिया गया था। मौलाना साहब ये कहते हैं कि 19वीं आइनी तरमीम में दिया गया या जो मौजूदा जजेस की तकर्री का मौजूदा तरीक़ाकार है, इसको ख़त्म किया जाए और जो 18वीं तरमीम में पार्लियामान की जानिब से जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार तय किया गया था, उसको बहाल किया जाए। तो वैसे मेरे ख्याल में ये भी एक अहम नुक्ता हो सकता है, जिसके ऊपर मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून के दरमियान कोई इत्तेफाक राय हो सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 184 जो मफाद आमा से मुतल्लिक है, उसके बारे में और ख़ास तौर पर आर्टिकल 184 सब सेक्शन 3 का जो मामला है, उसके ऊपर जो है वो ये कहा गया है कि आर्टिकल 184(3) के तहत जितनी भी दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएंगी, वो सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच जो है वो सुनेगा, यानी चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच होगा, जो आर्टिकल 184(3) के हवाले से दायर किसी भी दरख्वास्त की समाअत करेगा। तो अब ये भी एक वैलिड चीज़ है। वैसे इस हवाले से आसिफ सईद खोसा साहब की जानिब से, फिर बाद में गुलजार अहमद साहब की जानिब से भी इसी तरह की कुछ तजावीज़ दी गई थी। तो ये भी एक डूएबल है। देखना ये है कि इसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई इत्तेफाक राय होता है या नहीं। इसके अलावा आर्टिकल 185(1) के अंदर भी कुछ चीज़ें जो है वो उसमें तब्दीली करने की कहा गया, और ये भी कहा गया कि हाई कोर्ट्स के अंदर जो कानून की तशरीह के हवाले से मामलात होंगे, वो हाई कोर्ट्स के अंदर जो आइनी बेंचेस होंगे वो उन मामलात की या उन मुकदमात की समाअत करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 185 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन डी के तहत भी ये कहा गया है कि इसके अंदर भी तरमीम की जाएगी। इसके अलावा आर्टिकल 186 सब सेक्शन 2 बनता है, इसके अंदर तरमीम करने का कहा गया है कि जो भी ओपिनियन या जो जैसे कि सदारती रेफरेंस आता है कि सदर सुप्रीम कोर्ट को कोई राय जो है वो भेजते हैं, तो सदर की उस रेफरेंस की समाअत भी सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस में से कोई जज उस रेफरेंस की समाअत भी नहीं कर सकेगा। यानी सदर की जानिब से भिजवाया गया रेफरेंस, जैसे कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक रेफरेंस सदर मुमलिकत की जानिब से भिजवाया गया था, तो उस तरह के रेफरेंसेस की समाअत भी सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगा, बल्कि कोई और जज नहीं करेगा। इसके अलावा आर्टिकल 192 सब सेक्शन 4 के अंदर तरमीम करने की सिफारिश जो है वो की गई है, और उसके तहत जो हाई कोर्ट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होंगे वो चीफ जस्टिस, मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उसके बाद 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच होगा जो इस मामले को देखेगा। इसके अलावा आर्टिकल 199 सब सेक्शन 1 के अंदर तरमीम करने का जो है वो कहा गया है, और इसके अलावा आर्टिकल 203C, आर्टिकल 203D और आर्टिकल 203D सब सेक्शन 2 सब सेक्शन B में भी तरमीम करने समेत मुख्तलिफ दीगर आर्टिकल जो आइन के आर्टिकल 203 के तहत आते हैं, उनके अंदर तरमीम करने का भी जो तजावीज़ है वो इसका हिस्सा हैं। इसके अलावा आइन का आर्टिकल है 209(1)C, इसके अंदर तरमीम करने के लिए ये कहा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कंपोजिशन है वो तब्दील करने के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस और हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर तरीन जजेस की बजाय तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान को जुडिशल काउंसिल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो ये एक तजवीज़ वैसे मेरे ख्याल में ये भी वैलिड बनती है कि अगर जजेस ज़्यादा होंगे, इज्तिमाई दानिश ज़्यादा होगी, तो फिर इसके ऊपर जो है वो मेरे ख्याल में जुडिशल काउंसिल की रेपुटेशन और उसकी साख भी मज़ीद बेहतर होगी। तो मौलाना साहब ये कहते हैं कि जुडिशल काउंसिल के अंदर सुप्रीम पाकिस्तान की जो 5 हाई कोर्ट्स हैं, उनमें से 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस साहिबान नहीं, बल्कि तमाम हाई कोर्ट्स के 5 हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो भी जुडिशल काउंसिल का, उनको भी हिस्सा बनाया जाए। इसके अलावा आर्टिकल 209 सब सेक्शन 3 सब सेक्शन B में जो है वो तरमीम करने का कहा गया, और उसमें जज के खिलाफ उसकी कैपेसिटी और कंडक्ट के अल्फाज को तब्दील करवाया जाएगा, कैपेबिलिटी के साथ, एफिशिएंसी के साथ और कंडक्ट के साथ। इसी तरह आर्टिकल 209 के सब सेक्शन
3 کے اندر مزید جو ہے وہ ترمیم یہ کی جائے گی کہ جو جوڈیشل کونسل کی جو ہوگی تشکیل ہوگی، اس میں اگر کسی ہائی کورٹ کا کوئی چیف جسٹس اگر کسی بھی وجہ سے کونسل کی کارروائی میں شریک نہیں ہوتا، تو پھر چیف جسٹس کے بعد جو سینئر ترین جج اس ہائی کورٹ کا ہوگا اس کو پھر اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 209 کے سب سیکشن 5 کے اندر ترمیم کرنے کا کہا گیا ہے کہ کسی جج کے خلاف کارروائی کیسے ہوگی، تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ جج انیفیشینٹ ہو، نااہل ہو، یا ایک طرح سے اس قابل نہ ہو کہ وہ اپنے فرائض اچھی طرح سے سر انجام دے سکے، تو پھر اس کے خلاف بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے کارروائی کر کے اس کو عہدے سے ہٹایا جائے گا۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 209 جو کہ ججز کے احتساب سے ہی متعلق ہے، اس کے سب سیکشن 6 کے اندر بھی جو ہے وہ تبدیلی کی جائے گی، اور یہ جو انیفیشینٹ کے الفاظ ہیں وہ اس کے اندر بھی شامل کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 215 کے اندر ترمیم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ممبران کی جو ان کی جو تقرری کا عمل ہے، اس میں مولانا صاحب کا جو یہ آرٹیکل ہے یہ تقریباً مسلم لیگ نون کے اس آرٹیکل کے ساتھ ملتا ہے جس میں مسلم لیگ نون نے کہا کہ جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر یا ممبران الیکشن کمیشن کے نام پر کوئی اتفاق نہیں ہوتا یا اس کی حتمی منظوری نہیں ہوتی، تب تک موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران جو ریٹائر ہوں گے وہ اپنے عہدوں پر کام کرتے رہیں گے۔ اور پھر جو اس میں چیئرمین یعنی چیف الیکشن کمشنر اور پارلیمان جو ممبران کی تقرری ہے، اس میں حکومت اور یعنی وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت کا جو عمل تھا اس کو ختم کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ جو دونوں ہاؤسز ہیں یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں اب اس پر باقاعدہ منظوری لی جائے گی، اور اکثریت کی بنیاد پر اگر یہ نام جس کے نام کی بھی منظوری ہوتی ہے تو پھر اس کو چیف الیکشن کمشنر اور ممبر الیکشن کمیشن تعینات کیا جائے گا۔ تو یہ پھر ایسے ہی سمجھیں کہ جس حکومت کی جس سیاسی جماعت کی حکومت ہوگی ان کی اکثریت ہوگی، اور وہ اپنی مرضی کا الیکشن کمشنر بھی لگائیں گے اور اپنی مرضی کے ممبران الیکشن کمیشن بھی لگائیں گے۔ تو یہ بھی ایک طرح سے میرے خیال میں کوئی بہت زیادہ اچھا تو نہیں ہے، لیکن اب اس میں حکومت کی بدنیتی جو ہے وہ ایک اہم عنصر ہے کہ حکومت اگر اپنے کسی چہتے کو یا اپنے کسی خاص بندے کو چیف الیکشن کمشنر اور ممبران لگا دیتی ہے تو پھر اس میں اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ تقریباً اس کے اندر ختم کر دیا گیا ہے، اور اس طرح ایک جو جانبدار لوگ ہیں وہ اب ان عہدوں پر تعینات کرنے کی جو اجازت ہے وہ حکومت کو دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 230 کے اندر بھی جو ہے وہ ترمیم کرنے کے حوالے سے اپنی تجاویز مولانا صاحب کی جانب سے دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ آرٹیکل 243 کے اندر اور سب سیکشن 5 کے اندر بھی جو تبدیلیاں ہیں وہ کرنے کا کہا گیا ہے، جس کے تحت جو مسلح افواج کے سروسز چیف ہیں ان کی تقرری کے حوالے سے یا ان کی ری اپوائنٹمنٹ یا ان کی توسیع کے حوالے سے جو معاملہ ہے وہ بھی جو ہے وہ پارلیمان کی اسپیشل کمیٹی کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور پھر اسپیشل کمیٹی جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی کہ کیا جو سروسز چیفز ہیں جو بھی متعلقہ ہو اس کی توسیع کرنی ہے، اس کو ری اپوائنٹ کرنا ہے، یا اس کے اوپر کیا فیصلہ کرنا ہے۔ یعنی پارلیمان کو مضبوط کرنے کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایک کمیٹی ہو جس کے اندر سینٹ اور قومی اسمبلی کے اراکین شامل ہوں، اور پھر یہ اراکین جو ہیں یہ اس کے اوپر فیصلہ کریں، اور اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ اپنے اپنے متعلقہ لوگ حکومت اور اپوزیشن کے لوگ اس میں شامل کریں گے، اور پھر اس کمیٹی کے اندر سروسز چیفز کی تقرری کا جو عمل ہے وہ اب یہاں سے کیا جائے گا، بلکہ وزیر اعظم کی جو میرے خیال میں اختیار پہلے تھا وہ شاید اختیار واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ اختیار وزیر اعظم سے لے کر پارلیمان کی بنائی ہوئی کمیٹی کے حوالے کرنے کا مولانا صاحب کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کمیٹی کی جانب سے پھر جو بھی تجاویز یا سفارش ہوگی وہ پھر صدر پاکستان کو بھجوائی جائے گی، اور پھر صدر پاکستان اس کی باقاعدہ منظوری دیں گے۔ میرے خیال میں یہ والا جو نقطہ ہے آخری مولانا صاحب کا یہ بھی کافی ویلڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کی بھی اپنی اپنی جو ایک طرح سے ان کی جو خواہشات ہوتی ہیں، اپنے اپنے ایجنڈے ہوتے ہیں، تو اس کے تحت جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں شاید وہ بھی ڈسپیوٹڈ ہو جاتی ہیں بعد میں، تو یہ اگر کمیٹی کے ذریعے میرے خیال میں اگر ہو تو شاید میرے خیال میں تو یہ مناسب ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیں کہ
अरकान असम्बली की, हुकूमत की, अपोजिशन की बदनीयती और बददियानती का जो अंसर है वो तो किसी भी जगह पर आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन एक शख्स की जानिब से तकर्री की बजाय अगर कमेटी ये चीज़ें करती है तो मेरे ख्याल में उसके अंदर फिर भी हमें एक इज्तिमाई दानिश होती है, तो फिर उसके अंदर हमें एक बेहतर फ़ैसला होने की तवक्को भी रखी, हम वो तवक्को भी कर सकते हैं। तो ये कुछ तफसीलात थी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, लेकिन ये तफसीलात तमाम आप तक शेयर करना ज़रूरी था। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।